The golden age of America begins right now. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. इमिग्रेंट्स हैं, खासकर उसमें जो इलीगल गैर कानूनी जो अप्रवासी लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। रानी परिवार के लोग यहाँ पर नजर आए तो मोदी जी नहीं आए। भारत के विदेश मंत्री, उनको यहाँ पर जगह मिली और पहली पंक्ति में ही उनको बैठे हुए देखा गया देशों के लोगों के लिए कि वो आपके पालतू जो जानवर हैं, आपके कुत्ते और बिल्ली, उनको काट कर खा रहे हैं। एटलीस्ट वन पेरेंट, अगर आपको सिटीजनशिप बच्चे को मिलेगी तो वो इस तरह से मिल सकती है कि कम से कम एक पेरेंट जो है वो यूएस सिटीजन होना चाहिए या और लीगल परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, यानी ग्रीन कार्ड होल्डर, या फिर मेंबर होना चाहिए यूएस मिलिट्री का। 1100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया 2024 में ही, और ये भी रिपोर्ट आई थी कि हर घंटे कम से कम 2 भारतीय इलीगली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। उनमें बड़ी तादाद गुजरात से आने वाले लोगों की है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अमेरिका में होने का शायद इससे बेहतर कोई वक्त, कोई मौका नहीं हो सकता था कि अपनी आंखों से मैं देख रही हूं कि जब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ने अपने पद की शपथ ली है तो उस दौरान किस तरह से पूरी दुनिया इसको देख रही है एक टक लगाए हुए। जाहिर है इतनी बड़ी ताकत है, दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, और अमेरिका का एक एक इशारा, उसका एक एक फैसला इसके राष्ट्रपति का पूरी दुनिया में तबाही भी ला सकता है, यानी बर्बादी भी ला सकता है और आबादी भी ला सकता है। और इसीलिए चूंकि दुनिया की जो 1/3 इकोनॉमी है अमेरिका के हिस्से है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, और अभी भी मैं कहूंगी कि एक घटती हुई ताकत के बावजूद भी एक छत्र राज, एक सुपर पावर अगर दुनिया में कोई है तो अमेरिका है। और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पद की शपथ ले रहे थे तो पूरी दुनिया से उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ही समझते हैं कि जो उनके भविष्य का अमेरिका है उसमें उनकी हिस्सेदारी है। और इसको लेकर मैंने एक और कार्यक्रम पेश किया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसको लेकर भी तमाम तरह की जय हो रही हैं, तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि अंबानी परिवार के लोग यहाँ पर नजर आए तो मोदी जी नहीं आए। फिर डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, उनको यहाँ पर जगह मिली और पहली पंक्ति में ही उनको बैठे हुए देखा गया। और मैं सोच रही थी कि इस पर देखिए, आप जो भक्तगण हैं, जो भक्त पत्रकार हैं, उनका ये ट्वीट आप यहाँ पर देखें। इससे पहले कि मैं इस बारे में जिक्र करूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े फैसले हैं उसमें उन्होंने क्या कहा, ये जरूर आप देख लीजिए कि इस तरह से, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को दावत नहीं दी गई। इसके बावजूद भी कि खुद भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा कि 3 जो दुनिया के नेता थे, जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जिनका फोन कॉल लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उनमें से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। इतने बड़े दावों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई। हालांकि इतने बड़े कारोबारी को दावत जरूर मिली। इसको लेकर तमाम तरह के कयास हालांकि ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने $1 मिलियन देकर या इससे भी ज्यादा पैसे देकर ये दावतनामे को खरीदा गया। तो क्या भारत में भी इस तरह से इन कारोबारी को इतना पैसा देना पड़ा? लेकिन जाहिर है इसकी पुष्टि करना लगभग नामुमकिन है। तो आप ही देखिए, एस जयशंकर यहाँ बैठे हुए तो उस पर भी खुशी मनाई जा रही है कि कैसे पहली पंक्ति में उनको जगह मिली, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया तब भी। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, जो कानूनी फैसले सामने उनके आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है उन भारत के लोगों की चिंताओं को सामने रखना जो यहाँ पर साल 2 साल नहीं, 6, 8, 10 साल, उससे भी ज्यादा 20-25 साल से भी रह रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर नागरिकता हासिल नहीं है। 7 लाख से भी ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो यहाँ बिना दस्तावेजों के, बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के यहाँ पर रहते हैं। अब ये उनके पास नौकरियां भी हो सकती हैं, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी अच्छा एक तरह से भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ 2 बातें कही हैं, 2 बड़े फैसले उनके, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से अस्थिर कर रहे हैं उन लोगों को जिनसे मैं बातचीत कर रही हूँ, या भारतीय
जो मूल के लोग हैं, जो मैंने आपको बताया कि 2, 4, 5 साल नहीं, बहुत लंबे अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर, उनके बच्चे और हो सकता है उनके बच्चे भी हो गए हों, यानी परिवार भी बड़े हो गए हैं, यहाँ उनकी तालीम हुई है, वो लोग स्कूल कॉलेज यहाँ गए हैं, उसके बावजूद भी उनको यहाँ से हटाया जा सकता है। तो सीधे तौर पर जो हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये उनका चुनावी कैंपेन का भी एक बड़ा हिस्सा रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इमिग्रेंट्स हैं, खासकर उसमें जो इलीगल गैर कानूनी जो अप्रवासी लोग हैं, उनको यहाँ से हटाया जाएगा, अमेरिका से वापस भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया भी अपने आप में बहुत लंबी, बहुत दूभर और बहुत ही मुश्किल होगी। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले हम उन लोगों को निकालेंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनकी कहीं ना कहीं कोई इस तरह से उन्होंने किसी जुर्म में हिस्सा लिया है। दूसरी बड़ी बात जो कि भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो है जो पैदाइश के वक्त जो अमेरिका का कानून, अमेरिका का संविधान अब तक ये कहता रहा कि जो भी व्यक्ति अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ है वो अमेरिकन है। तो ये जो बात ये कह रहे हैं कि डिपोर्टेशन के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कहा जाता है बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि आप खुद गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके जरिए उन माता पिता से जो बच्चा पैदा होता है वो कानूनी, न सिर्फ कि नागरिक न कानूनी तौर पर रह सकता है वहां, बल्कि वो नागरिकता उसको स्वतः दी जाती है, नेचुरलाइजेशन के तहत प्राकृतिक तौर पर उस बच्चे को नागरिकता मिलती है। इसको सिरे से खत्म कर दिया जाएगा। अब ये अलग बात है कि इसको कानूनी चुनौती मिलती है अदालत में, और क्या ये उनका ये फैसला टिक पाता है या नहीं, लेकिन अब कम से कम ये 2 फैसले ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों को लेकर भारत के वो लोग, और मैं हैरान हूं, परेशान हूं, मुझे कभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये वो कौन लोग थे। कई लोग यहाँ पर भारत के, भारतीय मूल के जो लोग हैं, ये बाकायदा आंकड़ा बता रहा है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने, काफी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। तो आप सोचिए कि कौन ऐसा होगा जो, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो कभी छिपाई नहीं कि वो इमिग्रेशन के खिलाफ है। उन्होंने ये बात, जब वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो पूरा उनका मेगा का ये जो स्लोगन है, जिसमें वो कहा जाता है कि खोई हुई जो ग्लोरी है उसको वापस लाएंगे वो, और उनका पूरा सपोर्ट बेस इसको समर्थन करता है, इस बात का, अमेरिका का गौरव वापस लाने की बात। तो उसमें सबसे ज्यादा ये बात कही जाती है कि इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे वो लोग जो अमेरिका को चुराने की, तथाकथित तौर पर चुराने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जिस तरह से वो लोग, वो उनको एलियन का नाम देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के शब्द उनका इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी जो इलेक्शन की स्पीचेस में थी, उसमें यहाँ तक कह दिया कुछ खास देशों के लोगों के लिए कि वो आपके पालतू जो जानवर हैं, आपके कुत्ते और बिल्ली, उनको काट कर खा रहे हैं। इस तरह की भी बहुत ही घटिया बयान और बहुत ही फाशीवादी, मैं कहूँगी कि एक मानसिकता दर्शाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी भारतीय मूल के लोगों का कुछ हिस्सा ऐसा था जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया। इसके लिए एक और दलील ये भी दी जाती रही है कि जो लोग पहले से यहाँ आ गए, जिनके पास कानूनी दस्तावेज हैं, जिनके पास नागरिकता भी है, यानी जिनके पास पासपोर्ट्स होंगे, वो ये नहीं चाहते कि नए भारतीय यहाँ पर आए। आप सोचिए, मतलब मुझे लगता है कि इस बात को, इस कड़ी को कहाँ से पकड़ा जाए कि जो लोग यहाँ आ गए हैं, आके बस गए हैं, जिनके पास दस्तावेज हैं, वो ये नहीं चाहते कि पहले उन्होंने यहाँ इमिग्रेट किया कि अब नए इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए, और उसी में जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में वो जो पाई है, वो पूल जो है जहां से उन्हें नौकरी मिलती है, वो बहुत कम जाहिर है नौकरियों की तादाद है। तो वो ये नहीं चाहते कि नए लोग, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी भी जरूरतमंद क्यों ना हो, चाहे उनके सपने, एक अमेरिकन ड्रीम जिसे हम कहते हैं, उस अमेरिकन ड्रीम को जीने, वो नहीं चाहते कि नए लोग इस ड्रीम को जिए। तो आइए सुनते हैं जो कुछ खास चीजें उन्होंने कही डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बिगिंस राइट नाउ। The golden age of America begins right now. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff
and tax foreign countries to enrich our citizens. ये छोटा सा हिस्सा सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे जो दूसरे देश हैं वो हमसे जलने लगेंगे और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से बाकी बाहर से आने वाले लोग हमारा फायदा उठाएं। ये बार बार लगातार वो कहते रहे हैं। पूरा उनका इलेक्शन कैंपेन अगर कुछ चीज़ों पर जिस तरह से बेस किया हुआ था उन्होंने, उसमें इमिग्रेशन के खिलाफ थे। वो कहते थे कि बाहर से जो सामान आ रहा है, जो टैरिफ जिसे कहा जाता है, उस पर यानी टैक्स लगाएंगे सामान आने पर। अब यहाँ फिर हंसी आती है कि जिन अमेरिकन ने उनको वोट दिया उनको ये भी अच्छी तरह पता होगा कि जब सामान आता है और उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं तो वो टैक्स जो कंपनी यहाँ ले रही है उस देश से सामान, उसको देना पड़ेगा। और जो ज्यादा टैक्स वो देगी तो जाहिर है जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, खरीद रहा है सामान, उसी से तो वो लेगा। तो यानी जो चीज पहले अगर मान लेते हैं 25% टैरिफ लग रहा है और पहले जो चीज 100 रुपए की आती थी वो अब 125 रुपए की आएगी, तो 125 रुपए यही तो उपभोक्ता देगा। या डॉलर में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, जो $10 की जो चीज आती थी अब वो $10.25 की आएगी और इतना पैसा देना पड़ेगा उसी उपभोक्ता को। तो कान आप इधर से पकड़िए या उधर से घुमा के पकड़ लीजिए, बात एक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी नागरिक यह समझता है कि शायद इस तरह से जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको फायदा पहुंचेगा, और अमेरिका की जब इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा तो उसके जो रहन सहन का जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले इमिग्रेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके तहत इमिग्रेशन से पहले जो ये बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इस बात की फिक्र है कि जो लोग यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, उनके परिवार यहाँ पर हैं, उनके जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो क्या परिवार टूटेंगे, परिवार बिखरेंगे? अगर माँ बाप यहाँ पर इलीगल तरीके से काम कर रहे थे और अगर उन लोगों को उनके साथ जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो यहाँ पर रह पाएंगे, लेकिन वो उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि वो नहीं चाहते कि परिवार टूटे और इसलिए सारे के सारे परिवार को वापस फेंक दिया जाएगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये सब उन्होंने कहा। यानी अपने भाषण के बाद जो अपने जिसे कहते हैं ट्रंप फैंस जब उनको एड्रेस कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया। तो अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ जो बात की जा रही है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कि एटलीस्ट वन पेरेंट, अगर आपको सिटीजनशिप बच्चे को मिलेगी तो वो इस तरह से मिल सकती है कि कम से कम एक पेरेंट जो है वो यूएस सिटीजन होना चाहिए या और लीगल परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, यानी ग्रीन कार्ड होल्डर, या फिर मेंबर होना चाहिए यूएस मिलिट्री का। अब इसमें कितने ऐसे लोग होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इमिग्रेंट्स हैं खासकर भारत से आने वाले 7.5 लाख के आसपास, तीसरा सबसे बड़ी तादाद है मैक्सिको, उसके बाद सेल्वाडोर और उसके बाद अब भारत, यानी तीसरी सबसे बड़ा समूह है जो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स का यहाँ पर रहता है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं और कह रहे हैं अपने इनॉग्रेशन स्पीच के दौरान इन्होंने कहा कि तमाम जो इलीगल एंट्री है वो फौरी तौर पर उसको रोक दिया जाएगा और हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो इलीगल एलियंस वो कहते हैं, एलियंस कहते हैं उन लोगों को, इलीगल एलियंस, उनको वापस भेज दिया जाएगा। जहां से वो आए हैं वहीं पर वापस भेजा जाएगा उनको। अमेरिका का जो संविधान है वो साफ तौर पे ये कहता है, जो 4th अमेंडमेंट कहा जाता है उसको साफ तौर पे कहा जाता है कि ऑल पर्सन्स बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन देयरऑफ आर citizens of the United States and of the state wherein they reside। यानी कि जो लोग नेचुरलाइज तरीके से जहां यहाँ पर पैदा हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए जो इस पूरे दायरे में आते हैं जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। साफ तौर पे कहा जाएगा और ये बुनियादी एक तरह से जो संविधान है उसके एक बुनियादी खंभे के तौर पर जो 14th अमेंडमेंट है उसको देखा जाता है। तो क्या इसके खिलाफ वो जा सकते हैं? ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि जो अमेरिका फर्स्ट का जो उनका पूरा एजेंडा है, सुनने में लगता है कि बड़ा ही पॉजिटिव स्लोगन है ये, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग हैं पूरी दुनिया से आने वाले, उनमें भारतीय शामिल हैं, मैक्सिकन भी, सेल्वाडोर के लोग भी और भारतीय लोग भी शामिल हैं। 3rd लार्जेस्ट अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स का ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7,25,000 लोग कम से कम बताए जाते हैं, जिनमें से काफी को पिछली बार भी, यानी इन्होंने ये कहा था कि जो DHS है वहाँ का जो डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो ये कह रहा है कि 6,55,000 ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने चिन्हित किया हुआ है, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको सबसे पहले वापस भेजा जाएगा।
और इसके अलावा जो करीब करीब 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख ऐसे लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स माने जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके आधे लोग ये माने जा रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और इसके अलावा 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनको डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स भी इशू हो गए और कहीं ना कहीं वो छिपा कर यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ जब मैं कह रही हूँ कि छिप के रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, उसका कल्चर जो है, उसका ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि अमेरिका के लिए भी उनको वापस भेजना और उन लोगों के लिए भी वापस जाना कितना मुमकिन होगा मैं नहीं जानती। मुझे लगता है ये लगभग नामुमकिन है। अगर वो कानूनी तरीके से भी वापस यहाँ पर आना चाहे, मान लेते हैं कि एक बार उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ये भी अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें बहुत सारे घर टूटेंगे, दिल टूटेंगे, परिवार टूटेंगे और सब कुछ कितनी तबाहनाक तरीके से होगा। क्या दुनिया इस तरह की तबाही के लिए तैयार हो रही है, जहां लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, लाखों लोगों को जहां पर उनकी पहचान उनसे छीन ली जाएगी। और जाहिर है जो लोग इतने साल पहले अपने घर से यहाँ आ चुके हैं, यहाँ की एक समाज और अर्थव्यवस्था और यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा बन चुके हैं, कैसे वो वापस लौट पाएंगे अपने देशों को भी। तो आप फ्लाइट्स के हिसाब से, ये यहाँ पे रिपोर्ट छपी मैं देख रही थी, यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि कितनी फ्लाइट्स होंगी। तो 40,000 ऐसे लोग जो कस्टडी में हैं पहले से ही, उन 40,000 लोगों के लिए भी 150 फ्लाइट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो 14 लाख लोग हैं उनको डिपोर्टेशन ऑर्डर दे चुके हैं, इनको भी रिमूव किया जाएगा और कम से कम 5,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स भर के, 5,000 से ज़्यादा जहाज़ों को भर के इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। आप सोचिए इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से इसका तसव्वुर करने की आप कोशिश कीजिए कि आखिर जब 5,000 फ्लाइट्स जाएंगी, उनमें लाखों की तादाद में लोग जाएंगे, यानी 14 लाख लोगों को तो डिपोर्टेशन के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए जा चुके हैं। तो वो सब लोग जब वापस जाएंगे तो किस तरह का एक पूरी तबाही का पूरा आलम होगा, मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ जब मैंने कुछ भारतीयों से बात करने की कोशिश की, उनमें बेहद डर और खौफ का माहौल था, पूरी तरह से अस्थिर थे वो लोग, अनसेटल्ड नजर आए कि किस तरह से अब आने वाला जो जीवन है उसे कैसे देखा जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ एक साल में, यानी ये पिछला साल जो गुजरा है 2024 में, अमेरिका के ही ये आधिकारिक डेटा है जिसके मुताबिक 1,100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया 2024 में ही। तो क्या इसी तरह से 2025 में ये 5,000 जो फ्लाइटें जाएंगी, जहाज जो उड़ेंगे, इनमें भारतीय कितने होंगे, कितनी तबाही होगी, ये देखने वाली बात है। ये वही व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने पिछले शासन में मुस्लिम बैन लगाने की पूरी तैयारी की, पूरी कोशिश भी की, उसको एक तरह से जब तक स्टे नहीं मिला तब तक वो तबाहनाक मंजर, अदालत की तरफ से जब तक स्टे नहीं मिला, तबाहनाक मंजर हमने देखा जो सड़क पर, यहाँ के एयरपोर्ट्स पर हमने देखा कि अमेरिका के पूरे जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो कहलाए जाते हैं, यानी जिन बुनियादी ज़मीन पर, जिन बुनियादी सिद्धांतों पर, उसूलों पर जो टिका हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी धज्जियां उड़ते हुए हमने देखी सिर्फ इसी बात पर। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली बार राष्ट्रपति बने थे सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को ये ग्रेट बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका जो पहले से ही ग्रेट है, वो अमेरिका जिसके लिए कहा जाता है कि आप किस जाति के हैं, धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, आपकी पहचान क्या है, आप गरीब घर में पैदा हुए या अमीर घर में पैदा हुए, अमेरिका सिर्फ एक चीज देखता है, वो ये देखता है आपके अंदर कितनी प्रबल संभावना है, आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी जितनी प्रतिभा आपके अंदर होगी, आप कोई भी हो सकते हैं, आप एक ही पीढ़ी में यहाँ पर अपना मुकद्दर संवार सकते हैं। फर्श से लेकर अर्श पर ये देश ऐसा है, इसीलिए इसको अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है कि कोई भी हो आप, लेकिन यहाँ आकर अपनी तकदीर चमका सकते हैं आप। फर्श से लेकर अर्श पर जाने का जो कालीन है वो अमेरिका आपको देखता है। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, आपके अंदर वो वादा, वो प्रॉमिस दिखना चाहिए कि अमेरिका के लिए आप फायदेमंद हैं। और ये भी रिपोर्ट आई थी कि हर घंटे कम से कम 2 भारतीय इलीगली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। उनमें बड़ी तादाद गुजरात से आने वाले लोगों की है। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, हो सकता है आप चौंक पे गए हों, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। फंसाना चाहे आपको कुछ भी बताने समझाने की कोशिश की जा रही हो। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो देश हैं वो भी देख रहे हैं इस बात को कि कैसे जो कनाडा है वो हंस रहा है जब कनाडा को कहा जाता है कि 51st स्टेट, 51वां राज्य बनाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा जो आइलैंड है उसको लेकर, ग्रीनलैंड आइलैंड, उसको लेकर भी
तमाम तरह की बातें कि हम उसको मिलिट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अंदर उसे संभालेंगे। लेकिन एक बात के लिए ज़रूर तारीफ़ हो रही है कि देखिए, एक तरफ जो गज़ा में जो जंग थी, यानी जो मासूम नागरिकों को मारा जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डील कराई हमास और इजराइल के बीच जो 15 महीने तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा पाया। इसकी तारीफ होनी चाहिए। साथ साथ वो यूक्रेन में, यानी रूस जो जुल्म ज्यादती कर रहा है, जो जंग चल रही है, उसको भी रुकवाने की पूरी तैयारी वो कर रहे हैं और ये जल्द ही हो सकता है। और आखिरी तस्वीर जिसके साथ मैं आपको छोड़ जाना चाहती हूँ, ये तस्वीर देखिए आप अपने स्क्रीन पर। जो बिलियनियर्स, जो टेक मुगल्स कहे जाते हैं, मोगल्स कहते हैं अगर अंग्रेजी में कहते हैं, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क, ये तीनों एक कारोबारी एक साथ यहाँ नजर आए। सुंदर पिचाई भी दिख गए, लेकिन ये तीनों अरबों खरबों पति लोग यहाँ पर दिखे। और साफ तौर पे ये कहा गया, जो बाइडेन ने भी जो पहले ये कहा था कि जो ये पूरी अमेरिकन ओलिगार्की बनने जा रही है। ओलिगार्की ऐसा शब्द होता है जिसको हम डायनेस्टी तो नहीं कहते, भारत में आपने अक्सर सुना होगा डायनेस्टी, यानी कि जो पिता है उसका बेटा और उसका बेटा वही सियासत में हिस्सा लेंगे, वही बड़े कारोबारी बन सकते हैं। ओलिगार्की का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे लोग, चुनिंदा लोग, जो सत्ता पर कब्जा जमा सकते हैं और तमाम जो राष्ट्रीय जो संसाधन है, नेशनल रिसोर्सेज, उन पर उनका पूरा कब्जा हो और एक तरह से ताकत पूरे उनके हाथ में हो। तो एक समूह लोगों का जो आपस में रिश्तेदार ना हो, जैसे ये तीनों महोदय यहाँ पर, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क को हम देख रहे हैं, इन तीनों के हाथ कितने महत्वपूर्ण ये लोग हैं आज की तारीख में। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इन तीनों की बड़ी जगह होगी। तो सीधे तौर पर जिसको बाइडेन ने कहा इससे ठीक पहले कि टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की ये तैयारी हो रही है और आने वाले जो खतरनाक दिन हैं उनकी तरफ एक तरह से ये अंदेशा कर रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।